नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बात में दम है। ज्योति मल्होत्रा एक ऐसा नाम जिससे आज पूरा देश वाकिफ है। ज्योति मल्होत्रा एक ऐसा चेहरा जिसे पाकिस्तान के जासूस के तौर पर देखा जा रहा है। ज्योति मल्होत्रा एक ऐसी शख्सियत जो पाकिस्तान की आईएसआई एजेंट के तौर पर जानी जा रही है। क्या है हकीकत और क्या है फसाना? आज की इस खास पेशकश में बातचीत करने के लिए दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत कीजिए पूर्व रॉ अधिकारी एनके सूद सर का। सूद सर, बहुत स्वागत है आपका। और डिटेक्टिव संजीव देसवाल जी का। देसवाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले सर आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। सूद सर, ज्योति मल्होत्रा जो दिख रही हैं, जो कर रही हैं, जो बता रही हैं, जो चीजें सामने आ रही हैं, क्या वो एसेट हैं आईएसआई की या फिर वो आईएसआई की ट्रैप में है? देखिए, ज्योति मल्होत्रा जो है ना, वो आईएसआई के ट्रैप में कह लीजिएगा, लेकिन खुद गई हैं वहाँ पे। उनकी मर्ज़ी से गई हैं वहाँ पे और उनके ट्रैप पे खुद फँसी हैं, क्योंकि उनको कुछ पैसे चाहिए थे, कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंस चाहिए थी, कुछ उनको प्रमोशन चाहिए थी और वो उन्होंने ऐसी गलतियाँ कर दी, जो इंडिया के सिक्योरिटी इंटरेस्ट के खिलाफ थी और ये गलतियाँ करके वो पूरी तरह फँस चुकी हैं। बचने का कोई रास्ता नहीं मिला, क्योंकि उनको लगा कि यहाँ पे पैसे मिल रहे हैं, शोहरत मिल रही है, इम्पोर्टेंस मिल रही है और उनको इम्पोर्टेंट जगह में बुलाया जा रहा है, क्योंकि छोटी फैमिली से आती थी और इतनी चीज़ें बड़ी देख करके शायद उसके चक्कर में आ गई और अब फंस चुकी है। ये भी कहा जाता है कि उनकी शादी हो गई है दानिश के साथ, वो की गई है आपके पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर। अच्छा। और दूसरी बात है कि जब भी वो पाकिस्तान के अंदर गई, पाकिस्तान के अंदर सारी जो फंडिंग की गई थी उनके विजिट की, वो ऐसे ही नहीं की। जब इनसे आप फ़ायदा उठाते तो आपका मतलब तो निकालेगी वो। और इवन वो करतारपुर कॉरिडोर गई, जो पाकिस्तान ने स्पेशली खोली ताकि वो खलिस्तानियों को अपने जाल में फंसा सके, उनको यूज़ कर सके इंडिया के खिलाफ, और वहाँ भी गई। और देखिए, मेन बात है, पहलगाम के अंदर गई, जनवरी में गई थी और पाकिस्तान की जो प्लानिंग थी पहलगाम के अंदर, वो पिछले 6 महीने से चल रही थी। और जब पहलगाम की इंसिडेंट हुई तो उस टाइम पे इंटेलिजेंस इनपुट था कि पाकिस्तान कहीं पे अटैक तो करेगा कश्मीर के अंदर। उनको उम्मीद थी कश्मीर के अंदर करेगा, किसी होटल में करेगा, हिंदुओं को टारगेट करेगा और वहाँ पे सिक्योरिटी कर दी गई। लेकिन पहलगाम में अटैक कर दिया गया, इसलिए इनके ऊपर वो भी नजर जाती है। फिर एक और बात है कि पाकिस्तान गई वो तो अलग है, फिर चाइना गई, जहाँ पे इनको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया। चाइना पाकिस्तान का दोस्त है, उनको ऑल टाइम फ्रेंड है, और चाइना भी इंडिया का दुश्मन है। साथ में इंडोनेशिया गई दानिश के साथ, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि उस जगह के अंदर काफ़ी हिंदू टेम्पल है। और उसके बाद राम मंदिर और कुछ और टेम्पल्स के अंदर स्पेशली गई, वहाँ पे वीडियोग्राफी की और वहाँ पे बताया ये गेट अंदर जाने का, ये बाहर आने का, पूरी पूरी उन्होंने इस तरीके से वहाँ पे इंटेरोगेशन किया, इस तरीके से वीडियो बनाया जैसे डेविड हेडली करना चाहता था। पूरा ऐसा है कि इंडिया के टेम्पल्स पे अटैक करने की प्लान है, जैसे ताहूर राणा ने किया था मुंबई के जैसे अंदर। ताबू छह राना, जैसे छह हेडली पे किया था। जी। देखिए, दूसरी बात है कि पाकिस्तान की शुरू से इंटेंशन क्या रही है, जब भी यहाँ से फॉरेन से इन्वेडर्स आते थे तो हमारे मंदिर पे अटैक करते थे, मंदिर को लूट के ले जाते थे, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टीज भी है और पाकिस्तान को स्पेशली एक चिंता होती है कि यहाँ पे मंदिर क्यों बन रहे हैं। और दूसरी बात है, जितने भी इन्वेडर्स थे वो इन पे अटैक करते थे। सोमनाथ टेम्पल पे कई बार अटैक किया गया, सारे मंदिरों पे कंट्रोल कर लिया गया था। एक और बात है कि 1965 में जब पाकिस्तान ने अटैक किया था सी से, तो हमारे सोमनाथ टेम्पल तक पहुंच गए थे और वहां पे बम्बार्डमेंट की थी उन्होंने, लेकिन उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। और अब पाकिस्तान हमारे गोल्डन टेम्पल पे अटैक करने की प्लानिंग कर रहा था, तो ये भी उनकी मंशा है। और पाकिस्तान के अंदर जितने भी मंदिर थे वो तो डिस्ट्रॉय कर दिए गए। पाकिस्तान हमारे हार्ट पे अटैक करता है जैसे मुस्लिम इन्वेडर करते थे, जबकि पाकिस्तान के मुस्लिम कन्वर्टेड मुस्लिम है, पंजाबी कोई होते नहीं है। आप अपने आप को कहते हैं कि अरब के डिसेंडेंट है, क्या अरब के डिसेंडेंट पंजाबी थे? तो आप कैसे हो सकते हैं? तो पाकिस्तान इंडिया के जो सॉफ्ट टारगेट है उन पे अटैक करना उनको चाहता है। टारगेट कर रहा है। ये आईएसआई की ये जो एक तरह से मिशन इसे कह लें या फिर एक तरह से आप इसे वो कह लें कि आईएसआई का एक विंग है जो इसी दिशा में काम करता है। इस पर मैं बातचीत करूंगा, लेकिन देसवाल सर से जानना चाहूँ। देसवाल जी, आपने पूरा प्रोफाइल देखा होगा, ट्रैवल विद जो जो प्रोफाइल है, उसमें आपने इन वीडियोस में क्या सस्पिशियस देखे हैं अभी तक? देखिए, इसमें समझने के लिए ज्योति मल्होत्रा को समझना होगा। हम्म। जो 13 लोग अभी इन्हीं दिनों में पकड़े गए हैं, उन लोगों में कॉमन चीज क्या है? कॉमन चीज है, ये युवा हैं, हम्म। ये बहुत लो मिडिल क्लास से आते हैं, ये बॉर्डर के आसपास के एरिया में रहते हैं। हम्म। इन सबको समझने के लिए फिर हमें समझना पड़ेगा पाकिस्तान की वार क्रोनोलॉजी क्या है। हम्म। वार क्रोनोलॉजी या उनकी प्रॉक्सी वार को समझने के लिए पहले वो क्या करते थे, आज से 15-20 साल पहले स्लीपर सेल यहाँ पे रिपोर्ट करते थे।
या फिर वो आतंकवादियों को भेजने के लिए बॉर्डर पर गोलियां चलाते हम्म। या फिर हमारे देश में विस्फोट करते थे। अब उन्होंने अपने प्रॉक्सी वार में इन युवाओं को डालना शुरू किया। कैसे? इनको ये पता है कि जो ये युवा हैं, यूट्यूबर के नाम पर इन्फ्लुएंसर, ब्लॉगर कहीं पर भी जा सकते हैं। इनकी जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बिल्कुल। हर जगह पहुंच सकते हैं और वीडियो के नाम पे कुछ ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं जिस पे जल्दी से किसी को नजर नहीं जाएगी। हाँ, अब ये पैसे के लालची भी हैं, क्योंकि जब एक यूट्यूबर गरीब घर से आता है, क्योंकि नेचुरली हमारे देश में इसमें कोई दो राय नहीं है कि जॉब्स की बहुत किल्लत है, तो ऐसे में युवा आकर्षित हो रहे हैं, यहाँ पे उनको दिखने का मौका मिलता है, इजी मनी दिख रहा कमाने का है, मौका इजी मिलता मनी है, दिख रहा है। ईजी मिलती है। मेहनत भी बहुत ज्यादा नहीं होती है, लेकिन जो करने वाले हैं उनको मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसे में ये युवा इनके टारगेट पे हैं प्रॉक्सी वार के लिए, पाकिस्तान की प्रॉक्सी वार के लिए। हमें बहुत चिंतित होना पड़ेगा, हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ऐसे युवाओं बहुत है, हमारे पास ऐसे युवा। नहीं, आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि ये सब जो है जितने पकड़े गए हैं बॉर्डर स्टेट एरिया से आते हैं। अभी हमने देखा जब वॉर हुआ तो बॉर्डर स्टेट एरिया में अतिरिक्त सतर्कता बरती गई। बॉर्डर स्टेट एरिया में जितने एयर सर्विसेज थी उनको ड्रॉप कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। तो बॉर्डर एरियाज में सेंसिटिविटी बहुत बढ़ जाती है। और जब पाकिस्तान ने हमला किया तो जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात के सर क्रीक तक का इलाका उसने निशाना बनाया। तो बॉर्डर एरियाज वाला एक पॉइंट आपका बहुत वैलिड है। और दूसरा ये कि ऐसे ब्लॉगर्स पे बहुत जल्दी नजर नहीं जाती है कि वो किस तरह का कंटेंट बना रहे हैं और किस तरह के कंटेंट पे वो शूट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने ज्योति मल्होत्रा के कुछ वीडियोस देखे जिसमें वो कई ऐसे चेक पोस्ट के वीडियो बता रही हैं कि यहाँ पे चेक पोस्ट है, यहाँ पे आर्मी खड़ी है, यहाँ पे पुलिस वाला खड़ा है, यहाँ पे आपको चेक पोस्ट पे ये बताना होगा, इसको क्रॉस करके फिर आपको आगे बढ़ना होगा। इस पे आपको एक चीज और समझनी होगी। होता क्या है, अंडर कवर आड़ में काम करना। ये यूट्यूबर 10 वीडियो बनाते हैं, 10 वीडियो ये वही बनाते हैं जो इनके ब्लॉग के साथ मैच करती है, लेकिन उन्हीं वीडियो की आड़ में ये सेंसिटिव एरिया को भी कवर कर लेते हैं। और जब सेंसिटिव एरिया को कवर करते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन किसी को भेजते हैं और जब भी पकड़े जाते हैं तो यही आड़ इनको बचाती है कि 9 वीडियो तो मैंने अपने उसकी बनाई थी, उसमें एक बन गई होगी गलती से, क्योंकि ये कोर्ट के अंदर जब मैटर जाता है तो वहां पे कहीं ना कहीं संशय पैदा कर देता है कि नहीं, ये तो यूट्यूबर्स हैं बेचारे, ये तो देखिए तरीके से काम कर रहे थे, उसमें एक सेंसिटिव बन गई होगी। जहाँ इसमें पैटर्न नहीं नजर आता है, हाँ, एक पैटर्न इकलौता नजर नहीं वीडियो। आ रहा। अब इसमें ये भी देखना पड़ेगा कि जैसे ये लेडी है, अपने आप को जासूस उसको बोला जा रहा है, ये जासूस नहीं है, देशद्रोही है। ये युवा देशद्रोही है। ये युवा हमारे कभी किसी तरीके से मेंटोर मार्गदर्शक नहीं बन सकते ना युवाओं के। तो ऐसे युवाओं पर नजर रख रही है बहुत टाइम से हमारी, कहते हैं जो भी एजेंसीज हैं। और जब वार की स्थिति बनती है जो अब बनी, भाई आप देखिए कि पहले क्यों नहीं लोग इतने पकड़े गए। इमीडिएटली 15-20 दिन 25 दिन से लोग क्यों पकड़े जा रहे हैं इस तरह के, और सब युवा ही क्यों पकड़े बहुत जा रहे हैं? गिरफ्तारियां हो रही है। क्योंकि ये इसलिए पकड़े जा रहे हैं कि इनके ऊपर नजर तो बहुत पहले से थी। जब नजर बहुत पहले से थी और वार की जब स्थिति बनी तो इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान को जरूरत पड़ी। और कहां की इंफॉर्मेशन? हमेशा बॉर्डर एरिया की। बॉर्डर क्योंकि आप जब भी अटैक करते हैं तो सबसे ज्यादा अटैक करने का रास्ता कौन सा होता है? बॉर्डर एरियाज को अटैक करते हैं। आपने ड्रोन भेजे, बॉर्डर एरियाज में भेजे, आपने कोई अटैक किया, बॉर्डर एरियाज पे किया, बॉर्डर एरिया के ही युवाओं को आपने यूज किया। तो इनके ऊपर नजर थी, और जब इन्होंने इंफॉर्मेशन इमीडिएटली एक दूसरे को देनी शुरू करी तो इनके जो भी सोशल मीडिया के जो भी कहते प्लेटफॉर्म थे उसके ऊपर नजर होने की वजह से ये लोग पकड़े गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इनके मोबाइल को जैसी जब्त करते हैं, क्योंकि नेचुरली आज हम जितनी भी मूवमेंट्स करते हैं, हमारे जो भी तरीके हैं मूवमेंट्स करने के, मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट, ये सब है। तो उस कंडीशन में जैसे एजेंसीज इनको गिरफ्तार करती हैं तो सबसे पहले इनका मोबाइल और लैपटॉप लेती हैं, और मोबाइल के अंदर वो अपने हैंडलर का नाम, जो मुस्लिम हैंडलर है उसका जट रंधावा रखती है। जट रंधावा। भाई आप जट रंधावा रखती हैं, एक इंडियन नाम रखती हैं, पंजाब से जुड़ा हुआ नाम रखती हैं, तो आप कुछ छुपाना चाहती हैं उसकी आड़ में। ये पुलिस को 1 मिनट में समझ में आता है, और इसका कोई आपके पास एक्सप्लेनेशन नहीं है कि भाई आप क्यों उसका नाम ऐसा रखेंगे, क्यों आपने गलत नाम रखेंगे। फिर आप दानिश के साथ, ये जो दानिश के साथ फोटोग्राफी करना, ये दुनिया को दिखाना कि जी मैं तो पाकिस्तान के साथ कहते हैं काम कर रही हूँ, अपने देश के लिए काम कर रही हूँ, पाकिस्तान की अच्छाइयाँ बता रही हूँ, लेकिन उसके साथ एक नैरेटिव बना देते हैं एक देश के अंदर, क्योंकि ये यंगर्स हैं और इनके जो व्यूवर्स हैं वो भी यंगस्टर्स हैं। तो यंगस्टर युवा को जब ये नैरेटिव बनाना शुरू करते हैं कि बहुत अच्छा देश है पाकिस्तान, उसके साथ बहुत गलत हो रहा है, कुछ भी इस तरीके का नैरेटिव बनाना शुरू करते हैं, तो उसको देख कौन रहा है, उसको क्लिक कौन कर रहा है, उसके बारे में कमेंट कौन कर रहा है? सब व्यूवर्स युवा हैं ज्यादातर, और वो युवा हो सकता है पाकिस्तान नाम ही इन्फ्लुएंसर है।
Yes. वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को। सुन सर, ये आईएसआई का क्या नया टेक्निक है जिसके बारे में देसवाल जी कह रहे हैं कि एक देखिए नया वॉरफेयर नजर आता है? देखिए नॉर्मल क्या है कि अगर कोई भी कुछ भी सोचता हो, जो पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर जितने भी आईएसए के एजेंट हैं हमारे रडार पे हैं, हमें पता है कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। और जब इनसे कोई बार बार मिलता है तो हमारे नोटिस में आ जाता है। और अगर कोई पाकिस्तान एक बार भी जाएगा तो वो आईबी की नज़र हो जाती है, और अगर दोबारा जाएगा तो रॉ भी उस पर नज़र रखता है। और जब वहाँ पे तीसरी बार चली गई, वो वहाँ पे 5 स्टार होटल में ठहरी तो रॉ की पूरी नज़र थी। और बहुत से लोग कह रहे हैं उसको पहले क्यों नहीं अरेस्ट किया गया। देखिए जब इंटेलिजेंस एजेंसीज काम करती है तो वो एक इंडिविजुअल को नहीं पकड़ती, पूरा गिरोह पकड़ती हैं। और कई कई बार ऐसा होता है केसेस को पकड़ने के अंदर हमको 3 से 5 साल लग जाते हैं, लेकिन हम इंडिविजुअल को पकड़ने के बजाय पूरा जो नेटवर्क है उसको पकड़ते हैं। और दूसरी बात है कि ये स्पेशली नेपाल गई, नेपाल के अंदर आईएसआई का पूरा यूनिट है जहां से फेक करेंसी चलती थी। मैं भी नेपाल के अंदर रहा हूं, मुझे पता है कि आईएसआई कैसे काम करती है वहां पे। मतलब वहां से एक इनको डायरेक्शन मिलनी थी कि कहाँ पे जाएं। और पाकिस्तान, देखिए किसी भी एजेंसी का काम क्या होता है, सारी एजेंसी अपनी सिक्योरिटी के लिए काम करती हैं, जो दुश्मन के लिए भी काम करती हैं, लेकिन साथ में आईएसआई का अलग एजेंडा है, यानी कि इंडिया के टारगेट पे अटैक करना, इंडिया के अंदर टेररिज्म एक्टिविटी फैलाना। और इसीलिए पहलगाम पे किया गया। ये पहलगाम पे गई, लेकिन किस्मत इसकी ये है कि जब ये सारी की सारी इंसिडेंट हुई तब हुई जब पहलगाम का अटैक हुआ। और उसके बाद उस सेंसिटिव टाइम पे इसको नज़र पे आ गई कि पहलगाम भी गई, बाकी जगह भी गई, पाकिस्तान भी गई, और इसका शायद किस्मत भी खराब थी। लेकिन दूसरी बात है जिस तरीके से आईएसआई काम करती है, आपको याद होगा एक सीमा हैदर वो इंडिया के अंदर आई थी, हिंदू बन गई, सब कुछ ठीक है, अपनी मर्जी से आई थी क्योंकि वहां पे जिस तरीके से उससे ट्रीटमेंट हो रहा था। उसके बाद एक अंजू नाम की लड़की, अंजू नाम की लड़की यहाँ से वो पाकिस्तान पाकिस्तान गई थी। जब वो पाकिस्तान गई तो पाकिस्तान एक प्रोपेगेंडा काउंटर कर रहा था जो सीमा हैदर के द्वारा किया गया था, और वहां पे ड्रोन से उसके वीडियो बनाए जा रहे थे, पीओके प्रमोट के किया जा अच्छे रहा अच्छे था। वीडियो शूट और कराए मजे जा रहे थे। अब मजे की बात आप देखिए कि वहां पे आईएसआई के लोग भी सामने खड़े थे। आईएसआई ये सोचती है उसको कोई देखता नहीं है। देखिए आपको मैं बता दूं बात कि जो भी काम किया जाता है कवर के अंदर किया जाता है, हम भी काम करते हैं, कवर जॉब के अंदर करते हैं, जो एजेंट पकड़ते रिक्रूट करते हैं उनको भी ये काम दिया जाता है, अंडर कवर दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान अपने एजेंट को इस तरीके से एक्सपोज करता है कि वो जल्दी से जल्दी पकड़े जाते हैं। और आज हमारी पूरी नज़र है पाकिस्तान के ऊपर भी, उनकी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की वजह से। हमें उनके डिफेंस इक्विपमेंट की बात अलग है, लेकिन पाकिस्तान जो इसको ज्योति मल्होत्रा को पकड़ा है, स्पेशली एक उसका टारगेट था कि हमारे सॉफ्ट टारगेट यानी कि मंदिरों पे अटैक करना, उसके लिए पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाए जैसे हेडली ने की थी। और दूसरी बात यह है कि ये काम तब हुआ जब यहाँ पे मुनव्वर राना इंडिया के अंदर आया, तो हम ज़्यादा चौकन्ने थे, वो इशू भी हमारे सामने थे। लेकिन पाकिस्तान तो जिस तरीके वो से उसका शख्स का नाम तहव्वुर राणा है। तहव्वुर राना, हाँ तहव्वुर राना, हाँ। तो लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से काम कर रहा है, यानी कि पिट तो गया बॉर्डर पे, लेकिन बाज तो आएगा नहीं, दोबारा से अटैक करेगा, दोबारा से टेररिस्ट अटैक करेगा। कई लोग अभी भी ये सवाल उठा रहे हैं, क्या वाकई ज्योति मल्होत्रा एक आईएसआई एजेंट है या एक आम यूट्यूबर है जो पाकिस्तान गई और वो शक के दायरे में? देखिए ऐसा है कि बड़ी इनोसेंट आईएसआई की एजेंट है, इनोसेंट आईएसआई की एजेंट, यानी कि मजबूत आईएसआई की एजेंट जो उनके एजेंडे पे काम कर रही थी। देखिए दूसरी बात क्या होती है, हम किसी से काम कराते हैं तो या तो पैसा देते हैं या उसकी इच्छाओं को पूरा करते हैं, 3Ws को यूज़ करते हैं, एजेंसीज का मेजर काम है। जब आपको पाकिस्तान की आईएसआई पैसा दे रही है, आपकी फंडिंग कर रही है, और स्पेशली जब आप जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, आपको 5 स्टार के अंदर ठहरा रही है, तो आप प्रिविलेजेस ले रहे हैं, उनसे बेनिफिट ले रहे हैं, तो आपसे चीज़ें तो निकालेगा। किसी को कहा जाए कि इनोसेंट है, इनोसेंट कोई नहीं है। ये बेसिकली पाकिस्तान की आईएसआई के लिए काम कर रही थी और जानबूझ के, इसको सब पता था क्या क्योंकि आईएसआई ने जानबूझकर चुना कि यंग है, ब्यूटीफुल हैं, देखिए इनोसेंट हैं, सॉफ्ट हैं, कोई नजर शक का डालेगा नहीं, और डालेगा भी तो कहेंगे भाई एक यूट्यूबर एक्चुअली को निशाना बनाने, हिंदुस्तानी है, हिंदू हैं, हाँ, सारे पहले एलिमेंट पहले पाकिस्तान मुस्लिम को यूज करता था, लेकिन हिंदू को भी यूज कर रहा है, ये तो बात क्लियर हो गई। और ऐसा नहीं है, बहुत से खालिस्तानियों को यूज करता है। फिर करतारपुर कॉरिडोर गई, जहाँ पे भी पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर इसलिए खोली थी कि वहां से खालिस्तानियों को रिक्रूट कर सके। या अपने लिए जासूस तैयार कर सके। और दूसरी बात है, पाकिस्तान ने कवर रखा था इसके लिए। पाकिस्तान के अंदर एक इंस्पेक्टर लेवल का आदमी भी उनके प्राइम मिनिस्टर को पकड़ सकता है या उनके चीफ मिनिस्टर को पकड़ सकता है। जिस तरीके से इनकी मुलाकात कराई गई पंजाब की चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ की लड़की मरियम नवाज के साथ, और ऐसा दिखाया गया कि ये एक पॉलिटिकल बड़ा काम है, नॉर्मल। यानी कि बड़ा नॉर्मल बात है। लेकिन हमें पता है कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियन वो पूरे कंट्रोल में आईएसआई के और पाकिस्तान की आर्मी के, और इन्होंने जिस तरीके से कवर बनाया था, कवर फूट गया, और ये अब जेल जाएंगी, और जेल जाने के बाद इनसे पूरी पूछताछ होगी, पूरा एजेंडा निकाला जाएगा, क्या इनका और भी एजेंडा है। अब इनिशियली तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जगह की ले रही थी वीडियोस, जैसे मनाली की या बाकी जगह जा रही थी, लेकिन साथ साथ टेम्पलों की, बॉर्डर एरियाज के लिए हैं, बहुत सारे बॉर्डर एरियाज के लिए, तुर्क के लिए हैं, गिलगित बाल्टिस्तान के लिए हैं। लेकिन बाद में ये भी पॉसिबल है कि ये
जो हमारी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है उनकी भी वीडियो बनाती, लेकिन पकड़ी गई। नहीं, कई ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं जिसमें डिफेंस एक्सपो के वीडियोस बनाकर उनके फोटोज शेयर किए गए हैं। डिफेंस एक्सपोर्ट जो डिफेंस का मेला लगता है भारत में, बहुत बड़ा मेला होता है और उसमें कई तरह तरह के आधुनिक हथियार जो भारत में वो पेश किए जाते हैं। एयर एक्सपो के बहुत सारे फोटोज और वीडियोस की बात सामने आ रही है। एनआईए इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है और कहा जा रहा है ज्योति मल्होत्रा से एनआईए पूछताछ कर रही है। अब आते हैं उस पॉइंट पर। खबर आई कि जनवरी में पहलगाम गई थी ज्योति मल्होत्रा, लेकिन जनवरी में पहलगाम जाने का कोई मतलब है नहीं, बहुत ठंड इतनी रहती है ठंड वहां होती पर। है। नहीं, जा सकते हैं, कुछ लोग जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं, सर्दियों में भी जाते हैं, लेकिन पहलगाम का जो उनका प्लान था वो आज का नहीं है, कम से कम 6-8 महीने का प्लान है। और हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि पाकिस्तान एक कुछ अटैक करना चाहता है, एक कश्मीर के ऊपर कुछ जो होटल्स है वहां पे अटैक करना चाहता है जहां पे हिंदू ठहरे हो, क्योंकि पाकिस्तान को चिंता थी कि कश्मीर में पीस कैसे है, पाकिस्तान को चिंता थी कश्मीर के अंदर हिंदू कैसे विजिट कर रहे हैं, पाकिस्तान को चिंता थी कश्मीर कैसे फल फूल रहा है, कैसे वहां को लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। तो और ये इन्होंने सारी पहलगाम, जानकारी ज्योति मल्होत्रा के वीडियो के थ्रू उन तक पहुंच रही थी वो भी कि थी कश्मीर का टूरिज्म कैसे काम कर रहा है, किन होटल्स में कौन रुक उनके रहे हैं। पास और भी चैनल थे इसके बारे में। वहां पे देखिए, पहलगाम मैं भी विजिट किया हूँ, पहलगाम के अंदर आपके सीआरपीएफ के लोग थे, जो मार्केट प्लेस है उनकी, जो यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है वहां पे आपको कोई भी हमें पुलिस वाला नहीं मिला या सिक्योरिटी नहीं थी, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान ने कभी टूरिस्टों पे अटैक नहीं किया था या टेररिस्टों ने अटैक नहीं किया था, क्योंकि वो लोकल कश्मीरीज को डिस्प्लेस नहीं करना चाहते थे। लेकिन पाकिस्तान इसलिए परेशान हो गया कि पीओके के अंदर तो कोई डेवलपमेंट नहीं है और कश्मीर के अंदर इतनी फल फूल रहा है और वहां पे इतनी डेवलपमेंट है, उसलिए उसने पहलगाम पे अटैक किया। इससे पहले भी पाकिस्तान ने पहलगाम में अटैक किया था, वो था 1995 में, जब वहां से 6 फॉरेनर्स को किडनैप कर लिया गया था और उनकी आइडेंटिफिकेशन भी हो गई थी। उस टाइम पे हमारी आर्मी तो जंगलों में घुसी नहीं, क्योंकि बहुत घने जंगल है, लेकिन हमने उन 6 के 6 जो टूरिस्ट थे जिनको फॉरेनर थे उनको किडनैप कर लिया था। तब भी पाकिस्तान ने एक प्रोपेगेंडा फैलाया, लेकिन उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव ने रॉ को परमिशन नहीं दी कि उनको एलिमिनेट कर दिया जाए। वो हमने अपने चैनल से ट्राई किया था, लेकिन उस टाइम पे ये जो 6 लोग थे उनको हमारे पीएम बचाने चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि बदनामी हो। पाकिस्तान ने उस टाइम पे एजेंडा चलाया था कि रॉ ये काम कर रहा है, जैसे उसने पहलगाम में भी कोशिश की थी कि यहाँ पे सिक्योरिटी का लैब्स है, यहाँ पे पुलिस वाले नहीं है, यहाँ पे फलाना नहीं है। तो उस टाइम भी पाकिस्तान ने कहा था ये जो फॉरनर्स है उनको किडनैप इंडिया ने किया है, रॉ ने किया है। तो हमारे जितने भी लोग थे, स्वीडिश, ब्रिटिश, जर्मन, उनको हमने सारी की सारी डिटेल प्रोवाइड कर रहे थे, जो वो उस टाइम पे बात कर रहे थे अपने पाकिस्तान के हैंडलर से, और उन्होंने कह दिया कि इस टाइम इसके अंदर पूरा हाथ है पाकिस्तान का। लेकिन उस टाइम पे पाकिस्तान को सपोर्ट करता था यूएस, यूएस पाकिस्तान के मिलिटेंसी को सपोर्ट करता था, इसलिए पाकिस्तान पे कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन आज हमें पता चल गया कि चाहे यूएस सपोर्ट करे चाहे कोई करे, हमें अपने खुद एक्शन लेना, और हमने खुद एक्शन लिया, बिल्कुल। ऑपरेशन सिंदूर चलाया। यूएस की सर नीति कहाँ बदली है? यूएस की नीति वहां के प्रेसिडेंट से मुझे नहीं लगता बदलती, क्योंकि अभी भी यूएस ने आईएमएफ के जरिए या आईएमएफ से लोन दिलवाया, उसमें जो मेजर पार्ट है वो यूएस का, जबकि यूएस जब तक वोटिंग नहीं करेगा आईएमएफ से कोई लोन अप्रूव हो ही नहीं सकता। खैर, वो किसी और चर्चा का विषय है, किसी और आपके साथ आपका कीमती समय लूंगा तो मैं उस पर और चर्चा करूंगा विस्तार से कि भाई यूएस की नीति क्या रही शुरू से लेकर अभी तक, रोनाल्ड रीगन से लेकर जॉन एफ कैनेडी से लेकर अभी डोनाल्ड ट्रंप द्वितीय तक लेकर सेकंड तक। मैं छोटी सी बात आपको कहूंगा कि हम रॉ यूएस की सीआईए को पूरी इंफॉर्मेशन देता था पाकिस्तानी मिलिटेंसी के बारे में, और जो मिलिटेंट पाकिस्तान जो बैठे यूएस के अंदर, लेकिन वो हंस के टाल देते थे क्योंकि उनके ऊपर अटैक नहीं हुआ। जब 9/11 जब जब 9/11 हुआ तब उनको समझ में आया कि पाकिस्तान हमको डस रहा है। उसके बाद उन्होंने मिलिटेंसी पे अटैक करना शुरू कर दिया, इंडिया को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन अब यूएस दोबारा से ट्रंप के टाइम पे इंडिया को टारगेट कर रहा है और पाकिस्तान को यूज कर रहा है इंडिया के खिलाफ। पाकिस्तान यूएस कभी नहीं चाहता कि इंडिया स्ट्रांग बने, इसलिए आज इंडिया पे टारगेट कर रहा है। लेकिन इंडिया ने जिस तरीके से मजबूती से ऑपरेशन को सक्सेस किया और जिस तरीके से यूएस के जो इक्विपमेंट थे चाइना के थे और पाकिस्तान के थे उनको डिस्ट्रॉय किया, सब सदमे के अंदर है, इवन टर्की सदमे के अंदर है। ये जो ज्योति मल्होत्रा है, ज्योति मल्होत्रा ने जो वीडियोस 4K में डाले, रेजोल्यूशन 4K, उसके आप अगर उसको एडिट मशीन पे डाल के तोड़ेंगे तो आप उसके स्नैपशॉट्स निकाल सकते हैं। बहुत क्लियर स्नैपशॉट्स आते हैं वो। आप एक एक फोटो, आप सोचिए कि अगर 24 FPS है या 60 FPS है, 60 फ्रेम पर सेकंड, तो एक सेकंड में 60 पिक्चर्स निकलते हैं डिटेलिंग के साथ। और ज्योति मल्होत्रा के वो वीडियोस अभी भी यूट्यूब पर मौजूद हैं, कश्मीर के या फिर जम्मू के, या फिर वो जिन भी बॉर्डर एरियाज में घूम रही थी, या फिर जो खासकर वो इलाके हैं जो सरहदी इलाके हैं जहाँ पर आर्मी स्टैब्लिशमेंट है, वो वीडियोस अभी भी हैं। क्या वो सेंसिटिव हैं या फिर डेंजरस हैं? आईएसआई की नज़र से हमारे लिए कुछ टेंशन का विषय है देशवाल जी? देखिए 4K में जो भी वीडियो बनाई जाती है वो एक इसी वजह से बनाई जाती है कि उसकी क्वालिटी बहुत शानदार हो और उसको हम बड़ा करके इनलार्ज भी करें तो उसमें वो पिक्सल्स ना फटें।
लेकिन 4K में भेजा गया कंटेंट बहुत हैवी हो जाता है और कहीं भी भेजना इतना आसान नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ज्योति मल्होत्रा जैसे देशद्रोहियों को पकड़ना आसान है, लेकिन कोर्ट के अंदर साबित करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि आपके पास कंक्रीट एविडेंस होनी चाहिए इन लोगों के खिलाफ। आप जा रही हैं, ठीक है, वो तो सबके सामने जा रही है, वीजा लेके जा रही है, कई सबके लोग सामने लेके जा विजुअल रही है। बना रहे हैं, दुनिया दुनिया ट्रैवलॉग बना रही है। दुनिया ट्रैवल कर रही है, दुनिया विजुअल्स बना रही है। आप क्या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और उस इंफॉर्मेशन को देने के बाद क्या क्या हुआ, ये अपने आप में बहुत इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है। जैसे वो पहलगाम गई, पहलगाम जाना और पहलगाम में उस जगह पे जाना जहां पे गोलियां चली थी, बाईसरन जहां घाटी। पे 22 लोगों की हत्या की गई थी, 26 क्रूर लोग। हत्या, 26 वो भी इंसिडेंट से पहले। हाँ, इंसिडेंट से पहले। लेकिन समझने वाली बात यह कि क्या ज्योति मल्होत्रा उस एरिया की कोई वीडियो उसने कहीं डाली है, या उसने चालाकी से उस वीडियो को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे ना डाल के चुपके से भेजी है? और ये अपने आप में ये भी इन्वेस्टिगेशन problem है। एक और बात कहूंगा, बहुत से वीडियो जो उसने बनाए थे अभी तक लोड नहीं किए। उसके रीजन हो सकते हैं कि यानी कि या तो पाकिस्तान को भेज दिए, और देखिए सारा कुछ पता चल जाता है। आज के टाइम में कोई आप चीज छुपा नहीं सकते। अगर आप डिजिटल फुटप्रिंट तो मिटा ही नहीं वैसे मैं सकते। बताऊं लैपटॉप पे आपको। एक उंगली मार देंगे तो सारा का सारा डिटेल आपकी निकल जाएगी कि आपने उंगली मारी है। और ज्योति मल्होत्रा जितनी मर्जी होशियार बने, और मेन रीजन क्या है ज्योति मल्होत्रा का, वो जिसको जस्टिफाई नहीं कर सकती कि जब पाकिस्तान गई तो उसका खर्चा किसने किया, नहीं, मैं इसमें चाइना एक बात गई तो बोलूंगा किसने पैसा किया। कि पाकिस्तान क्या इतना बड़ा बेवकूफ है कि उसको नहीं पता, उनके हैंडलर्स को नहीं पता कि जब ये हमारे साथ घूम रही है, बड़ी बड़ी फोटोज डाल रही है, वीडियोस डाल रही है, दानिश के साथ इफ्तार पार्टी की फोटोज डाल रही है, तो क्या इसके ऊपर नजर नहीं है? बिल्कुल नजर है। तो इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी हैंडलर्स और आईएसआई के जो लोग हैं वो हमारे युवाओं को यूज एंड थ्रो कर रहे हैं, और उसके साथ साथ नैरेटिव, देखिए एक युवक पकड़ा जाता है, उसके खिलाफ कोर्ट में अगर केसेस चलते हैं तो ये भी एक नैरेटिव बनता है। नहीं सर, इसमें एक क्लॉज मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देता हूँ। ये जो मरियम नवाज वाला वीडियो है और जो पाकिस्तानी एम्बेसी जो दिल्ली में है, जहां पर वो ज्योति मल्होत्रा जा रही है और दानिश के साथ घुल मिल रही है, बातचीत कर रही है और चाइनीज डेलीगेशन के साथ भी मुलाकात करी, वो 1 साल पुराना है। वो आज का नहीं है, वो ताजा नहीं है, इस साल का नहीं है, वो पिछले साल का है। कि इससे तो ये पता तो देखिए चल ही रहा है ना ऐसा कि होता है, आपस में हम संबंध जब है। काम करते हैं ना तो हमें कवर रखते हैं। हाँ। जो इंटेलिजेंस के लोग होते हैं कवर रखते हैं। तो एक कवर जॉब था उसके लिए कि मरियम से मिल रही है, ये सारा कुछ कर रही है, लेकिन इसको काफ़ी देर से डेवलप किया जा रहा था, पाकिस्तान भेजा जा रहा था और एक एजेंडे के थ्रू किया जा रहा था। और एक पाकिस्तान का, जैसे मैंने कहा, इंटेंशन है हमारे टेम्पल्स पे अटैक करना, सॉफ्ट टारगेट्स है। और ये मुस्लिम का शुरू से एटीट्यूड रहा है, इन्वेडर्स का एटीट्यूड रहा है कि हमारे टेम्पल पे अटैक किया जाए। आप देखिए, जैसे मैंने कहा 1965 में इन्होंने हमारे इस पे अटैक किया था, सोमनाथ टेम्पल पे। क्या पर्पस था? क्या कि मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी वहाँ पे। फिर इस टाइम पे जो अटैक करने की प्लानिंग थी आपके गोल्डन टेम्पल पे, वो भी तो एक इशू है। तो बिल्कुल। पाकिस्तान इसी एजेंडे पे काम कर रहा है। नहीं, और अगर आप ज्योति के उस पूरे ट्रेवलॉग को देखेंगे, पूरा यूट्यूब अगर आप उसका खंगाल लेंगे, एक तो टूरिज्म प्लेसेस हैं, वो सेकेंडरी हैं। प्राइमरी आप देखेंगे तो महाकुंभ पे वीडियोस बनाना, केदारनाथ जाना, बैद्यनाथ धाम जाना, आपका केरल में एक और प्लेस है जहाँ पर बहुत बड़ा महाशिवरात्रि का महोत्सव होता है, वहाँ जाना। इसके अलावा बहुत ऐसे जगहें हैं, ऐसी जगहें हैं जहाँ पर वो हिंदू टेम्पल हैं। अक्षरधाम जाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। एक और बात है, हाँ। पाकिस्तान का पर्पस क्या है? हमको मैक्सिमम लॉस देना, यानी कि वहां पे जहाँ हिंदू जाते हैं बहुत ज्यादा, वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट किया जाए, कोई एक्शन लिया जाए तो बहुतों की मौत हो सकती है। तो पहलगाम में भी सिर्फ हिंदुओं को मारा उन्होंने, लेकिन 26 थे वहां पे, 2600 हो सकते हैं, इसलिए वहां पे कोशिश कर रहे हैं। देखिए पाकिस्तान कभी बाज नहीं आएगा। पाकिस्तान का एजेंडा है, उनकी आर्मी को पता है कि अगर इंडिया के साथ हम प्यार से रहेंगे तो हमारी रेलेवेंस खत्म हो जाएगी, हमें अपनी आर्मी को बैन करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, या इसको रिड्यूस करना पड़ेगा 4.5 लाख से लेकर 2.5 लाख। तो पाकिस्तान की आर्मी का एजेंडा यही रहेगा कि इंडिया से जी। लेकिन देसवाल सर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अंजू मल्होत्रा ही क्यों, अगर आप देखें कि माफ कीजिएगा, ज्योति मल्होत्रा ही क्यों, अगर आप देखें तो उसने सब कुछ सोशल मीडिया पे डाला। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे सवाल उठ रहा है कि हो सकता है कुछ वीडियोस उन्होंने डायरेक्टली ट्रांसफर किए हो, लेकिन वो डिजिटल फुटप्रिंट मिटता नहीं है, वो भी आपको डिजिटल जब फोरेंसिक जांच होगी तो सामने आ जाएगा। लेकिन ज्योति मल्होत्रा ही क्यों? बहुत से 140 करोड़ की आबादी। देखिए बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग ऐसे गए थे जो कारगिल का वार था, वहां पे एक जर्नलिस्ट चली गई थी सैटेलाइट फोन लेकर के, और किसकी परमिशन से गई थी? एक रॉ के ऑफिसर ने उसके लिए रिकमेंडेशन किया था आर्मी चीफ को, सीनियर रॉ का ऑफिसर है, एक्सपोज करना जरूरी। जब 26/11 हुआ था तब क्या कर रही थी आपकी
बरखा दत्त पूरे वीडियो बना रही थी। देखिए बहुत से लोग हैं यहाँ पे, लेकिन मैं एक बात कहूँ कि आज इकोसिस्टम बना हुआ है ना आज पूरा। आज इसलिए फंस गई कि बेसिकली एक टाइमिंग अलग है, गलत अलग टाइमिंग के इसका जो एक्शन था उसकी वजह से फंस गई, और बहुत से लोग एक्शन लिया जाएगा। अब एक जो टर्किश कंपनी है जो जिसको इंडिया ने सेलेबी चलेबी जिसको कैंसिल कर दिया उसका प्रोजेक्ट, वो कोर्ट में गए थे, कोर्ट में कहा भाई हम इंटरफेयर नहीं नहीं करेंगे, करेंगे, वो कोर्ट भी नेशनल समझ सिक्योरिटी चुका का है। मामला। देखिए सेंसिटिव चीज है। देखिए और साथ में जो यहाँ पे एंटी इंडिया एजेंडा चलाते थे, जो अमन की आशा का इशू चलाते थे, वो भी तो पाकिस्तान के एजेंडे पे काम कर रहे थे। लेकिन आज हमारी जनता जागरूक हो गई, हमारे कोर्ट जागरूक हो गए, हमारी एजेंसी जागरूक हो गई, तो आज एजेंडा जो पाकिस्तान का है उसको फेल करने की पूरी कोशिश की जाएगी और पाकिस्तान को दोबारा सबक सिखा दिया जाएगा। एक मैं बात बता दूं, पाकिस्तान तब तक ये हरकत करता रहेगा जब तक पाकिस्तान फिनिश नहीं होगा, और अगला बार जो पाकिस्तान के ऊपर होगा वो होगा टू द एंड। पाकिस्तान को फिनिश कर दिया जाएगा, पाकिस्तान को तोड़ दिया जाएगा। इस टाइम पे कुछ चीजें छोड़ दी गई, लेकिन अगली बार पाकिस्तान का पूरा सबक कर दिया जाएगा। इसकी पूरी तैयारी की जा रही है इस टाइम पे। तो क्या पहलगाम नहीं होता तो ज्योति मल्होत्रा हाथ नहीं आती? बेसिकली पहलगाम का टेररिस्ट अटैक नहीं होता तो सिंदूर भी नहीं होता, सिंदूर नहीं होता तो पाकिस्तान के एयर बेसिस पे अटैक नहीं होता, पाकिस्तान के एयर बेसिस पे अटैक नहीं होता तो पाकिस्तान के हर चीज न्यूक्लियर वेपन दूसरे का से जो connected इशू है है। वो भी नहीं होता। तो बेसिकली हमने पाकिस्तान के सारे झूठ या पाकिस्तान जो हमको धमका रहा था सारे खत्म कर दिए एक ही झटके के अंदर। और साथ साथ हमने जो पाकिस्तान के दोस्त थे, चाइना, टर्की, अजरबैजान और इवन अमेरिका जो उनको इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रहा था, उसको भी एक्सपोज कर दिया कि आज हम तुमसे बेटर इक्विपमेंट बना सकते हैं, ज़्यादा अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। और हमारी आर्मी की कैपेबिलिटी वो भी सामने चली गई, हमारी डिफेंस फोर्सेस की कैपेबिलिटी सामने चली गई, और एक इंडिया से इससे अच्छा उभर के आया, पावरफुल कंट्री उभर के आया। और इंडिया को जो थोड़ी सी ज़रूरत है, मैं आपको बता दूं कि हमारी डिफेंस की प्रिपेयरनेस चल रही है। आपने देख लिया हमारे ड्रोन्स, एंटी ड्रोन सिस्टम थे, वो तब स्टार्ट किए गए थे जब यूक्रेन अजरबैजान वार हुआ था, रशिया यूक्रेन वार हुआ था, और साथ में जो आपका वार हुआ था इसराइल का, उसके बाद से एंटी ड्रोन सिस्टम बनाए गए, ड्रोन्स बनाए गए। फिर उसके बाद हमारे 25 सबमरीन बनाई जा रही हैं एट ए कॉस्ट ऑफ $31 बिलियन, जिसमें से 10 न्यूक्लियर सबमरीन है। हमारी जो थोड़ी सी कमी रह गई है वो है हमारे एयरक्राफ्ट, जो और ज़्यादा बनाए जाएंगे ताकि इंडिया पूरे तरीके से तेजस मार्क वन, तेजस के साथ में M7 बहुत तेजस के साथ में हमको 114 प्लेन चाहिए। हमारी टीम इस टाइम पे रशिया में गई है Su-57 के लिए। हमने साथ में फ्रांस से 40 और रफाल लेने की बात की है, जो एडवांस वर्जन है रफाल का, यानी कि F4, वो भी हम कोशिश कर रहे हैं बनाने की। मैं ये ज्योति मल्होत्रा पर दोबारा जाता हूँ। आपने उसके मंदिर वाले वीडियो जो मैंने सूद सर से पूछा, क्या हमें उन मंदिरों के बारे में, उनकी सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा और स्ट्रिक्टली सोचने की जरूरत है जहां जहां पर ज्योति गई है? या फिर वो अब पता नहीं उन्होंने किन से इन्फॉर्मेशन शेयर किए हैं, किन किन लोकेशंस के शेयर किए हैं, किन किन चौकियों के शेयर किए हैं, कितनी सिक्योरिटी रहती है नहीं रहती है? मैं आपको इसमें थोड़ी सी बात बता दूं, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके ऊपर हमारे एसपीजी के कमांडोज वहाँ पे स्टेशन किए जा चुके हैं, आज से नहीं 1 साल पहले से। चाहे राम मंदिर हो चाहे बाकी मंदिर हो, इवन आईबी के लोगों को स्पेशली डिप्यूट किया गया है इनकी सुरक्षा के लिए। और मुझे लगता है कि हम अपने तरीके से पूरी कोशिश कर रहे हैं, और पाकिस्तान एक हरकत करेगा तो पाकिस्तान को फिनिश कर दिया जाएगा टू द एंड। आप भी कनेक्शन देखते हैं? देखिए, जिस सेंसिटिव लोकेशन की हम बात कर रहे हैं, जब हम बात कर सकते हैं एक आम आदमी, तो सेंसिटिव लोकेशन पे जो काम करने वाली हमारी एजेंसीज हैं वो हमसे बेहतर सोच रही हैं, हमसे बेहतर जानती भी हैं। लेकिन मैं आपके चैनल से एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान का कोड नंबर है +92। +92 से आने वाली कॉल को हमें रिजेक्ट करना चाहिए, उसको ब्लैक लिस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जब ट्रैप करते हैं युवाओं को, तो युवाओं को ट्रैप करने के लिए सबसे पहले ये इंडियन नंबर्स को यूज़ करते हैं, इधर उधर के प्रलोभन देते हैं, और जब देखते हैं कि ये इंसान फंसेगा प्रलोभन में, तो फिर उसके बाद ये अपने हैंडलर से बात कराते हैं जो पाकिस्तान से बात करता है। और जब वो पाकिस्तान से बात करता है तो +92 से नंबर आते हैं। अगर आप इतने स्मार्ट बन जाए, हमारे युवा इतने स्मार्ट बन जाए, हमारे युवा इस प्रलोभन में ना आए, क्योंकि पैसा ठीक है हर आदमी चाहता है, लेकिन पैसे को कमाते हुए आप देश की कीमत को कदर नहीं रख सकते ना, किसी भी कीमत में लगा सकते हैं, क्योंकि देश की कीमत मतलब देश सबसे ऊपर है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। पैसा कमाने के 1000 तरीके हो सकते हैं, इतना और आप देखिए ना, आज ये जो मल्होत्रा पकड़ी गई है, ज्योति मल्होत्रा, क्या हुआ इसका फ्यूचर? अब खत्म है इसका फ्यूचर, फिनिश है। ये कोई यूट्यूबर नहीं, कोई, सब इसके ब्लॉक कर दिए गए हैं, जेल में रहेगी। अब कितनी एविडेंसेस हमें इसके खिलाफ मिलती हैं और क्या हम इसको सजा दे पाते हैं, ये वक्त बताएगा। क्योंकि आज हम ये कह रहे हैं कि उसके पास कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मिली है, उसका साफ कह रहे हैं कि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं, मैंने सिंपल वीडियोस बनाए। मैं पाकिस्तान गई, बहुत सारे ब्लॉगर्स पाकिस्तान जाते हैं, यही आड़ थी, यही अंडरकवर था, क्योंकि उनके वालिद साहब, फादर साहब का कहना है कि मेरी बेटी अगर किसी से फोन पर बातचीत करती है पाकिस्तान जाती है, इसका मतलब थोड़ी देश। बिल्कुल ठीक बात है, यही तो बात है जो मरियम से मिलाना, इधर उधर से मिलाना। एक और बात कहूंगा, एक और बात कहूंगा कि आपने ठीक है आपकी बेटी पाकिस्तान से दोस्ती रखी है कुछ लोगों से,
लेकिन पैसे लेके किया है। फॉरेन विजिट्स को फंड कौन कर रहा था? उसके फादर ने किया है, जो कारपेंटर है। नहीं, यहाँ पे फंडिंग और तो ऐसे सूचना के पे द्वारा एक की चीज़ और गई। आती है। मैं आपको फंड कर रहा हूँ, मेरी मर्जी, लेकिन मैं फंड के बदले में क्या ले रहा हूँ, ये अगर एविडेंस आती है तो आपके नहीं फिर एस्टेब्लिश कैसे करेंगे? Exactly. अगर पाकिस्तान ने पैसा पहुंचाया होगा तो हवाला के जरिए पहुंचाया होगा। एस्टैब्लिश ऐसे होगी। आपको पैसा भी दिया गया है, आपको स्पेशल प्रिविलेजेस दी गई है। किसने आपको पैसा दिया कि आप पाकिस्तान जाओ? कौन आपकी फंडिंग कर रहा था? कौन आपके 5 स्टार के होटल के खर्चे उठा रहा था? कौन आपकी चाइना के विजिट को दे रहा था? क्यों आप गई नेपाल के अंदर? नेपाल की एम्बेसी जो रॉ के यूनिट है वो भी पूरे तरीके से तहकीकात करके पूरी डिटेल भेजेंगे, और ये बचना इसका बिल्कुल मुश्किल है, नामुमकिन है इसका बचना। शील बी इन जेल, शील बी पनिश्ड। मुझे ऐसा लगता है कि जो ये ट्रांजैक्शंस हैं, ये ट्रांजैक्शन आपको एविडेंशियली प्रूफ ऐसे करनी पड़ेंगी कि आपने इसके बदले इससे क्या क्या लिया, चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर लिया, क्या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी। अगर आप 2 सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी निकाल लेते हैं, मान लीजिए हमारी एजेंसीज ज्योति मल्होत्रा के किसी भी अकाउंट से, किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से 2-3 सेंसिटिव इंफॉर्मेशन में निकाल लेती हैं, तो फिर वो जस्टिफाई हो जाएगा कि आप एक निम्न परिवार में रहती हैं और आप लिवाइश लाइफ को कहते हैं पाकिस्तान में, चाइना में जीती हैं। तो वो जो खर्चा हो रहा था, वो एक्सपेंसेस हो रहा था, वो इसके बदले में हो रहा था, जो इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। सर तो वो ये कैसे प्रूव होगा प्रोवाइड करा है? अगर यूट्यूब पे है, सो सर यूट्यूब पे तो कोई भी एक्सेस कर सकता है, मैं भी एक्सेस कर सकता हूँ। बेसिकली आप क्या information देने सोचते हैं की कि आपने- आपके अकाउंट में पैसा नहीं गया होगा? इम्पॉसिबल। इवन नहीं, जो नहीं, यहाँ पे जिन लोगों को ने सिम दिए थे उनको उनके पैसे अकाउंट में 1-1 लाख रुपए डिपॉजिट किया गया। इस पे कोई डाउट की बात नहीं है, इसको पैसा दिया गया क्योंकि उसको जरूरत है। महंगी जो इंटेलिजेंस एजेंसी जो- सब जानती है कि जो अगर हम महंगी पैसा देंगे तो वो 2 मिनट में पता चल जो जाएगा। कपड़े खरीदे हैं वो भी तो कहीं से पैसे आए होंगे ना, तो सारी चीजें पता है, और ये किसी तरीके से बच नहीं आप सकती। 20 रुपए कमा रहे हैं, आप 100 रुपए खर्च कर रहे हैं, 20 रुपए से आप अपने कपड़े शपड़े सब दिखा रहे हैं, लेकिन जो वो 80 रुपए हैं, वो 80 रुपए आपके अकाउंट में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ट्रांजेक्शन पकड़ी जाएंगी। वो घूम के ट्रांजेक्शन केजरीवाल के पैसे नहीं पकड़े गए, फिर भी जेल में गया क्योंकि एविडेंस थी, प्रूफ थे सारे कुछ, बहुत सी चीजें हैं। खैर वो तो केस अभी चल रहा है, उस समय से वो कस्टडी में थे। एक मैं आपसे सूद सर अब चलते हैं उधर चाइना वाले पार्ट पे। पाकिस्तान गई, पाकिस्तान के से हमारी दुश्मनी है, आईएसआई जो है वो भारत के खिलाफ साजिशें करता है। चाइना का क्या इंटरेस्ट है? चाइना और पाकिस्तान की आपस की दोस्ती है, और चाइना पाकिस्तान को यूज करता है इंडिया के अंदर टेररिज्म के अंदर भी, और पाकिस्तान तो आईएसआई ने ज्योति को प्रिविलेज फील कराने के लिए इनको चाइना और दूसरे देशों के टूर पे भेजा, ऐसा है? को भेजा। इंडोनेशिया क्या करने अंडर के लिए? कवर बना दिया ना स्पेशली। कौन खर्चा कर रहा है? देखिए चाइना क्या है कि चाइना पाकिस्तान को यूज करता है, वो कहता है आप इंडिया के अंदर टेररिज्म फैलाओ ताकि इंडिया बिजी रहे, बॉर्डर पे आप इंडिया से लड़ते रहो ताकि इंडिया बिजी रहे, साथ में जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर मिलिटेंसी को सपोर्ट करता है, साथ में जो इंडिया के अंदर कम्युनिस्ट है उनको कहते हैं डिमोन्स्ट्रेशन करते रहो, तंग करते रहो, और कुछ इंडियन पॉलिटिशियन है उनको भी पैसा देता है। इवन यूएस के अंदर जो उनका न्यूज़पेपर्स हैं, चाहे वाशिंगटन पोस्ट चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स, उनको पैसा देते हैं इंडिया के खिलाफ आर्टिकल लिखने के लिए। तो एक इनका साइकोलॉजिकल भी काम है, इनका प्रोपेगेंडा चलता है मीडिया के थ्रू भी। इवन आप देखिए बीबीसी आज तक कभी इंडिया के फेवर में नहीं बोला, उसको भी चाइना पैसा देता है। तो चाइना का एजेंडा है इंडिया को नुकसान पहुंचाना, इंडिया को बिजी रखना, क्योंकि चाइना हमारी जो प्रोग्रेस है उसको देख नहीं पा रहा। इवन यूएस नहीं बर्दाश्त कर सकता है कि इंडिया क्यों प्रोग्रेस कर। नहीं तो ज्योति का चाइना जाने का क्या मकसद था? चाइना जाने का मतलब है कि चाइना बताएगा कौन से टारगेट है, जैसे ले गई थी ये, चाइना को लेके भी तो इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, वहाँ पे भी तो हमारा स्टैंड ऑफ चल रहा था। क्योंकि देखिए चाइना जाने की एक ही वजह ले है, के अंदर दुनिया क्या को था, अरुणाचल का, जब नॉर्थ हमारा- ईस्ट जब- का जब- इन्फॉर्मेशन नहीं, चाहिए जब हमारा स्टैंड ऑफ चल रहा था और चाइना में वो यूट्यूब वगैरह नॉर्मली चाइना के साथ जब हमारा स्टैंड ऑफ चल रहा था, तो उसके बाद हमने वहाँ पे 27 हेलीपैड बनाए, उसकी लोकेशन चाहिए होगी, उसमें से कुछ दे सकती है। फिर दूसरी बात है कि वहाँ पे जो कुछ हमने 3 एडवांस पोस्ट से बनाई है जहाँ पे हमारे प्लेन्स लैंड कर सकते हैं, ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च की हुई है, और वहाँ पे हमने और भी डेवलपमेंट की जा रही है। वहाँ पे बहुत सी आर्मी खड़ी है इस टाइम पे, उसकी भी चाइना को इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ये मतलब आप और ये सब अगर आप वीडियो में कवर करते हैं तो किसी को शक जाएगा नहीं? देखिए आप पाकिस्तान जाते हैं, बाली जाते हैं, इंडोनेशिया जाते हैं, चाइना जाते हैं, तो बांग्लादेश जाते हैं। हाँ, तो आप एक जगह दिखा रहे हैं कि मैं तो सच में ब्लॉगर हूँ, मैं तो कहते हैं अपना ट्रैवल कर रही हूँ और हर जगह जा रही हूँ, एक जगह नहीं जा रही हूँ, मैं पाकिस्तान ही जा तो रही ये हूँ। डिविएट करने के लिए उन्होंने इंडोनेशिया भी भेज दिया, ये है सच्चाई, बाली भी भेज दिया, बांग्लादेश भी भेज दिया, सच्चाई है, थाईलैंड भी भेज दिया। क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो पाकिस्तान में मिल जाएगी कि मुझे चाइना से क्या करना है। इंडोनेशिया में हिंदू टेंपल भी तो है, बाली गई है ना स्पेशली,
नहीं, इंडोनेशिया वैसे तो मुस्लिम कंट्री है सर, मुस्लिम Most कंट्री है, populous। लेकिन वहाँ हिंदू उसका सिर्फ टेम्पल जाने जितने का- बाली के अंदर है, कहीं पे भी नहीं है। कहीं नहीं है, वो तो सब सही बात है। इंडोनेशिया रूट पे डालने के वाली बात है। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आए थे इंडिया के अंदर, उन्होंने कहा था मेरा जब DNA उन्होंने कहा हिंदू था है। कि मेरा जो डीएनए है वो इंडियन है, हाँ, मैंने चेक तो कराया। वहाँ पे इंडियंस के साथ नफरत नहीं की जाती है, वहाँ पे रामायण भी पढ़ी जाती है। और स्पेशली अगर बात करते हैं बाली की, तो बाली के अंदर बहुत ज़्यादा टेम्पल जिसको इंडिया इस टाइम पे डेवलप कर रहा है, और वहाँ पे हो सकता है चाइना के प्लान हो, पाकिस्तान के टारगेट प्लान हो कि उसको वहाँ टारगेट करें, हिंदुओं को नुकसान पहुंचाए। देखिए बहुत से इश्यूज हो हम सकते बढ़ती हैं। हुई agencies इकोनॉमी देख रही हैं। है चाइना के लिए। तो आप ये संजीव जी, आप ये कह रहे हैं कि इसका अलग अलग देशों में जाना एक तरह का डिकॉय था। बिल्कुल 100% डिकॉय है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आपको पाकिस्तान में मिल सकती है, अपने देश में मिल सकती है, कि मुझे कहाँ की इन्फॉर्मेशन निकालनी है, उसके लिए चाइना जाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए बाली जाने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ दुनिया को दिखाने वाली बात है कि मैं ट्रैवलर हूँ, मैं कहते हैं वीडियोस वो जो बात आपने शुरू में हर कही कंट्री कि में जाती हूँ, मैं हर हर सिटी कंट्री में में जाती हूँ, सिर्फ हाँ, चाइना पाकिस्तान की बात क्यों हो रही है? क्योंकि मैं पाकिस्तान जा रही हूँ, पाकिस्तान आ रही हूँ, बार बार कंटिन्यूटी में ये कर रही हूँ, तो वो आपके खिलाफ जाएगा। तो आप क्या करोगे, आप अपने कहते हैं जो एजेंसीज हैं उनको अलग रूट पे ले जाने के लिए 10 जगह जाओगे, 10 जगह जाओगे, 10 जगह हिट करोगे, और जब कल ये कोर्ट में बात आएगी तो कहेगी यस मैं चाइना भी गई, तो चाइना ने थोड़ी अटैक कर दिया था, मैं तो बाली भी गई, वहाँ अटैक थोड़ी कर दिया था, मैं पाकिस्तान भी गई, तो ये सारी मेरी ट्रैवल लिस्ट हैं। तो उस ट्रैवल लिस्ट से होता क्या है कि कोर्ट को भी मौका मिलता है ना सोचने का कि ये क्यों कोर्ट तो बिल्कुल। बैलेंस होकर सोचेगी। बैलेंस होकर सोचेगी, खाली सिर्फ आपकी एक इंफॉर्मेशन के बेसिस पे तो सब कुछ नहीं होगा ना। हाँ, तो ये, और फिर वो हिंदू है, हिंदू को आपने पकड़ा, मुस्लिम को नहीं पकड़ा। बड़े इसके अंदर मैं समझता हूं जो इंटेलिजेंस है, मेरे हिसाब से तो महा बेवकूफ है। क्यों महा बेवकूफ है? अरे भाई, आप एक गरीब आदमी को इंडिया से बाहर ले जा रहे हो, लिवाइश लाइफ दिखा रहे हो, और वो उस चीज को वीडियो पे डाल रही है, वो उस हैंडलर का, जो पाकिस्तानी हैंडलर, उसकी फोटो डाल रही है। क्यों डाल रही है? ये तो हमारी जितनी भी कहते हैं एजेंसीज होंगी एकदम अलर्ट हो जाएंगी कि क्या हो रहा है। देखिए मैं आईएसए मुझे लगता है मरियम नवाज से भी मिली होगी तो एजेंसियों के देखिए कान खड़े आईएसए को होंगे। मैंने सबको दिखा closely दिया, मैं सबको आपको दिखाया। एंड में एक बात कहूँ, आईएसए का जो वर्किंग का तरीका है, आईएसए अपने आप को साथ में एक्सपोज करती है। अपने जो अंजू जब गई थी पाकिस्तान के अंदर, तो भी वहाँ पे वीडियो बनाए जा रहे थे ड्रोन्स के थ्रू, और आईएसए के लोग खड़े थे। आईएसए के लोग एंजॉय करते हैं, और उनको लगता है कि जो दानिश है वो हमारी लिस्ट पे नहीं है। दानिश के बारे में पूरी डिटेल है कि आईएसए का आदमी था, और इसीलिए दानिश से मिलने के बाद हमने दानिश को डिपोर्ट कर दिया है पाकिस्तान के अंदर। और जो भी आईएसए के लोग हैं उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, सब कुछ जानते हैं। अंजू की कौन-कौन सा वीडियो ISA क्या है। डालने का नैरेटिव बनाना था पूरे देश के अंदर कि देखो हम एक आई पाकिस्तान महिला के का में। कितना प्यार करते हैं, बिल्कुल, कितनी पाकिस्तान इसकी और इज्जत POK करते के में हैं, सुधार। और आप हमारी वो गई जी। है तो आपने सीमा उसकी है ऐसी कर रखी है। ऐसी वो उन्होंने सिर्फ और कुछ नहीं और करना, कुछ वो नहीं एजेंडा था करना। नैरेटिव बनाने का, और नैरेटिव बना रहे थे वो लोग। आईएसआई क्या इसी तरह से अपने टारगेट चुनती है जो हमें इस पूरे ज्योति मल्होत्रा केस में दिख रहा है सूद सर? देखिए बहुत से तरीके हैं। जो मेन काम होता है इंटेलिजेंस एजेंसीज का, वो होता है आर्मी के लोगों को टारगेट करना, इंपॉर्टेंट लोगों को टारगेट करना, जो इंपॉर्टेंट जगह में पोस्टेड हो, साइंटिस्टों को टारगेट करना, हमारी डिफेंस के इंस्टॉलेशन के बारे में नॉलेज रखना, हमारे प्रोग्रेस के बारे में ये नॉलेज वीडियो रखना। ब्लॉगर्स वाला किस्सा पहली बार आया। लेकिन ये जो केस, हाँ ये केस पहले आया, लेकिन यूनिक इससे है। पहले भी तो जर्नलिस्टों को यूज करती रही है। जर्नलिस्ट यूज हुए हैं। जर्नल देखिए, वीडियो ब्लॉगर या जर्नलिस्ट एक ही कैटेगरी के लोग हैं ना, जिनको नहीं, फ्री एक्सेस यूट्यूबर में है। एक माइनस पॉइंट है, उनके पास व्यूवरशिप होती है, वो नैरेटिव बहुत जल्दी बना सकते हैं, वो एक वीडियो डालते हैं तो इंप्रेस कर सकते हैं दूसरी लोगों बात है पॉलिटिशियन को टारगेट करना। एक हमारे मिनिस्टर थे कांग्रेस के टाइम में, जिनकी वाइफ का मर्डर कर दिया गया आईएसआई ने, क्योंकि वो पाकिस्तानी एक जर्नलिस्ट जो आईएसआई के एजेंट थी उसको इंस्टॉल करना चाहते थे। ये तो शोर मच गया तो बच गई, नहीं तो वहाँ पे उनका ही पर्पस था। मैं शशि थरूर की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि शशि थरूर को पता था, लेकिन सुनंदा पुष्कर का जो मर्डर था पाकिस्तान के आईएसआई के द्वारा किया गया था, प्रोफेशनल तरीके से किया गया था। कैमरेज को डिलीट कर दिया गया, जितने भी कैमरेज थे उनको हटा दिया गया, कोई उसके अंदर इन्फॉर्मेशन रखी गई। साथ में जो सिक्योरिटी का आदमी खड़ा था उस फ्लोर पे, उसका आज तक पता नहीं चला, और एविडेंस उसको मिल नहीं पाई, क्योंकि सारी एविडेंस को डिलीट कर दिया था पाकिस्तान के आईएसआई ने। उसका जैसे सॉफ्ट टारगेट जर्नलिस्ट, और साथ में पॉलिटिशियन, डिफेंस पर्सन। एक आखिरी छोटा सवाल, कितने एसेट पाकिस्तान कैसे हो सकते हैं देश में? देखिए इसको काउंट ये करना बड़ा hypothetical मुश्किल है। question अभी है, तो मैं बहुत, समझ देखिए पा रहा हूँ। बहुत से पाकिस्तान के Speculation persons लगाना हैं भी। जो इंडिया के अंदर बैठे हैं, और आज हम भी पाकिस्तान को सबक सिखा रहे हैं। हम भी पाकिस्तान को डायरेक्ट और इनडायरेक्टली एक एक्शन कर रहे हैं। एक बार हमारे एनएसए ने कहा था, अजीत डोभाल ने, कि अगर पाकिस्तान दोबारा से 26/11 करेगा तो पाकिस्तान का बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाएगा। मैं यहीं पे आके इस बात को खत्म करूंगा, बगैर इसके आगे। बिल्कुल, स्टूडेंट से बातचीत करते किसी कॉलेज में, वो याद है मुझे। ये कहीं से ऐसे पता नहीं लगाया जा सकता, जैसे शायद एक बार ऐसा हुआ था कि हमारे किसी मिनिस्टर ने या फिर किसी बहुत हाई रैंक के मिनिस्टर ने पाकिस्तान को हमारे एसेट्स की लिस्ट दे दी थी, वो लिस्ट क्या हम हासिल नहीं कर सकते? कुछ ऐसा कुछ देखिए ऐसा होता है कि बेसिकली ये कोई ओपनली काम नहीं करेगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि हमारे कुछ पॉलिटिशियन लोग हैं पाकिस्तान के अंदर और कहा कि मोदी को हटा दो, कांग्रेस के लीडर थे, तो जरूर एक मैसेज था ये सही।
कि हटा दो, लेकिन क्या पाकिस्तान मोदी को हटा पाएगा? नहीं। इस प्रॉक्सी वार के अंदर ना कई एजेंसीज काम कर रही होती हैं, एक एजेंसी काम नहीं कर रही है, और हर एजेंसी के अपने कहते हैं वो एसेट्स हैं, तो कभी नहीं पता चल सकता कि कितने एसेट्स हैं। हाउ कैन इट पॉसिबल? अच्छा, मेरा दिल है कि इसको शो को खत्म करने के लिए मान नहीं रहा, मेरे पास इतने सवाल है, मैं चाहता हूँ ये बातचीत जारी रहे। बहरहाल मुझे लगता है कि समय की कमी है, समय की पाबंदी भी है, लेकिन सर फिर भी जाते जाते मैं एक सवाल तो और पूछ ही लूंगा आपसे। ये पाकिस्तान में गोली कौन मार रहा आतंकियों को? हाँ, ये अच्छा है। कोई हमारे देश का, हिंदुस्तान को जो प्यार करता है वो मार रहा है। यहाँ पे 3 ऑप्शंस है कि पाकिस्तान की आईएसआई उनको एलिमिनेट कर रही है, और पाकिस्तान कहता है रॉ इसको एलिमिनेट कर रहा है। तीसरा है हमारे दोस्त जो इन आतंकवादियों को एलिमिनेट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जिनको जो समझना है समझता रहे, लेकिन हमारा काम हो रहा है, आतंकियों का सफाया हो रहा है, स्वच्छता अभियान जारी है, ये ज्यादा बड़ी बात है। अभी एक और मारा गया आतंकवादी। अभी इसलिए मैंने पूछा, अभी कल की बात है ये। 17 साल से पाकिस्तान का वो जो लश्कर का कमांडर था वो, और भी मारे जाएंगे। आपको गारंटी से बात कह सकता हूँ कि हमारे जो दोस्त हैं वो पाकिस्तान के दुश्मन है, और इंडिया हाफिज सईद, मसूद अजहर का नंबर आएगा। देखिए, हाफिज सईद को मारने की प्लान थी, बहुत जल्दी आएगा। देखो, मसूद अजहर को तो मारा था। जो जब ये एक अटैक किया गया इस टाइम पे, जो इनके कैंप्स पे अटैक किया गया, उसके साथ साथ मसूद अजहर के घर पे अटैक किया गया। 14 लोग उनकी फैमिली के मारे गए, और जब अटैक किया गया तो मसूद अजहर अपने घर पे था। इन्फॉर्मेशन ये थी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। लेकिन उससे 1 मिनट पहले मसूद अजहर अपने घर से निकल गया तो बच गया। आज नहीं तो कल मारा तो जाएगा, अब छोड़ा किसी को नहीं जाएगा, क्योंकि देश की सुरक्षा का सवाल है। संजीव जी, बड़ा जिन आतंकवादियों को मारा जा रहा है, आप ये समझने की कोशिश कीजिए, उन आतंकवादियों में से 80% या 90% एक्टिव आतंकवादी नहीं है, वो पुराने आतंकवादी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आईएसआई का ही एक रोल हो सकता है कि इन आतंकवादियों को, जो ये एसिड जबरदस्ती के बने बैठे हैं, जिनको हम इतना कहते हैं पंप कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, हर चीज दे रहे हैं, और ये काम तो अब हमारे कर नहीं रहे हैं। जो इन्होंने काम करना था कर दिया, फुस बम है, इनको उड़ाओ। और ऐसे उड़ा के बस पैसे तो है नहीं, उड़ा के देश का नाम बर्बाद करो, किसका? इंडिया का, कि भाई इंडिया का कोई बंदा मार रहा है। ये मुझे ऐसा लगता है। और वैसे भी उनके पास पैसे तो है नहीं, बिल्कुल पैसे पुराने नहीं। एसेट्स को संभालें और फ्री का बैठ के खिलाएं। तो उनको खिलाएं, पिलाएं, पाले। इससे अच्छा है कि जो नए एसेट जो कर रहे हैं उनको पंप किया जाए, पुरानों को हटाया जाए। अब पुरानों को हटाने का सबसे आसान तरीका, गोली मार दो, और गोली मारने के बाद नाम बदनाम करो इंडिया को। और अगर हमारा कोई देशभक्त कर रहा है, फिर तो क्या बात है, क्या ही बात है उसमें, उसको सलाम है, कुछ कहना ही नहीं। उसको सलाम सर है। बहुत शुक्रिया, मैं जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात करूंगा। और चूंकि आज बहुत दूसरे पहलुओं पर बातचीत नहीं है हो पाई कि हमारी जो एजेंसीज है, हमारे जो एजेंट्स हैं, वो कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे दुनिया भर में काम करते हैं, कैसे बड़े बड़े मिशनों को अंजाम दिया, कौन कौन से ऐसे मिशन रहे जिसके बारे में देश दुनिया को जानना चाहिए। तो इस बारे में फिर कभी मुलाकात होगी, आपसे बातचीत होगी। संजीव देसवाल जी, आपने भी बहुत कीमती वक्त निकाला, आप आए हमारे स्टूडियो में और इस पूरे प्रकरण पर नजर डाला। ज्योति मल्होत्रा केस पर आपने अपनी राय रखी। तो ज्योति मल्होत्रा नो डाउट शक के दायरे में है, एजेंसीज जांच कर रही हैं, और जैसे कि एक्सपर्ट्स हमारे साथ बता रहे हैं कि उनकी एक्टिविटी बहुत सस्पिशियस है, और जो लाइफ वो जीती हैं वो उनके लिए अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल है। तो क्या इसके पीछे पाकिस्तान का आईएसआई फंड कर रहा है? बेशक इसमें एजेंसियां जांच कर रही हैं, और बहुत जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ। अगली बार मुलाकात होगी फिर किसी खास मेहमान के साथ। नमस्कार।